Hi, this is Aditi Rana. Today we will complete class 8th NCERT Science chapter 17 Star and the Solar System. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. ऐसी सभी चीज़ें जो कि आकाश में दिखाई देती हैं, जैसे कि हमारा सूरज है, चंदा है, तारे हैं, ये सारी चीज़ें, प्लैनेट्स हैं, ये सब जो भी हमारे नाइट स्काई में दिखाई देता है, ये सब सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है. द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी क्या है? इन सभी के बारे में पढ़ना. स्पेस में जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो उसी को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है. द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट. वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉल्स ऑन इट. जो मून है ये क्या है? नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसकी खुद की कोई लाइट नहीं है. जब इस पे सन की लाइट पड़ती है तभी ये हमें विजिबल होता है. ओके. द मून, द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे. वो दिन जब हमें मून पूरा दिखाई देता है, पूरा सर्कल दिखाई देता है, उसे कहते हैं फुल मून डे. Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. उसके बाद धीरे धीरे मून जो है वो पूरा हमें दिख रहा था अभी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका ब्राइट पार्ट कम होता जाता है. On the 15th day the moon is not visible. इसके 15 दिन बाद वो बिल्कुल विजिबल नहीं होता है, तो उस दिन को कहते हैं न्यू मून डे. जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखता वो है न्यू मून डे, क्योंकि अब जब बिल्कुल ख़त्म हो गया तभी तो न्यू दिखाई देगा, राइट. जैसे अगर आपके घर में ब्रेड ख़त्म हो गया, अब आप न्यू पैकेट लाओगे तभी तो दोबारा खा पाओगे. तो सेम वे जब 15th डे बिल्कुल भी मून विजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो है न्यू मून डे, क्योंकि अब जो तब दोबारा दिखेगा तो वो नया होगा. ठीक. द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपेयर्स इन द स्काई. अगले दिन जो मून है उसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है और उसे हम कहते हैं क्रिसेंट मून. देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे. उसके बाद धीरे धीरे मून है उसका साइज बड़ा होता जाता है. 15 डे पे फिर से हमें पूरा मून दिखाई दिया जाता है और जिसे हम कहते हैं फुल मून डे. द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून. ये जो मून की शेप है ये बदलती रहती है महीने में, हर 15 दिन में आपको अलग तरीके का दिखेगा. तो यही क्या है? फेजेस ऑफ द मून है. ओके. सो सी हियर, पूरा दिखाई दे रहा है तो फुल मून हो गया. जब बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है तो न्यू मून डे हो गया. जब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है तो क्रीसेंट मून हो गया. द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 days. इन मैनी कैलेंडर दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ. देखिए, एक बार पूरा मून था, 15 days बाद वो क्या हुआ? बिल्कुल गायब हो गया. यस, यानी कि वो बिल्कुल गायब हो गया, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं था. 15 days के बाद दोबारा वो हमें पूरा दिखने लगा. तो यानी कि यहाँ पे 15 days, यहाँ पे 15 days, जो टाइम लगता है एक बार फुल मून आने के बाद दोबारा फुल मून आने में, वो 29 days से ज़्यादा है. और कई कैलेंडरों में इसे लगभग 30 days का यानी कि एक मंथ का टाइम दिखाया जाता है इसे. द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट इट्स कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ. जैसे ये रोटेट करता हुआ अपनी एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करता है, उतने ही टाइम में ये अर्थ का भी एक चक्कर लगा लेता है. नेक्स्ट, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून डे. जब न्यू मून डे होता है तब आपकी दिवाली सेलिब्रेट होती है. बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक बर्थडे सेलिब्रेट होता है फुल मून डे पे. महाशिवरात्रि होता है 13th नाइट ऑफ वेनिंग मून पे. और ईद उल फितर सेलिब्रेट होता है क्रिसेंट मून पे. नेक्स्ट, द मून सरफेस. द सरफेस ऑफ द मून इज बैरन एंड ऑल कवर्ड विद डस्ट. इसका जो सरफेस है वो बंजर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है. देर आर क्रैटर्स ऑफ डिफरेंट साइज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मून. जो मून है, जो चांद है, उसकी सतह पे क्या है? बड़े बड़े क्रैटर्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, डिफरेंट साइज के. कोई छोटा है, कोई बड़ा है, बहुत सारे हैं. There are steep and high mountains present in huge numbers on the moon. मून पर कहीं पे तो बहुत ही अंदर गहरी चीज़ें हैं, कहीं बहुत उभार है, यानी कि बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बड़ी बड़ी स्टीप हैं जगह जगह पे. सम ऑफ द माउंटेन्स आर एज हाई एज हाईएस्ट माउंटेन फाउंड ऑन द अर्थ. मून पे कुछ माउंटेन हैं जो कि इतने बड़े हैं कि इतने बड़े तो हमें अर्थ पे भी देखने को नहीं मिले. देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेयर ऑन द मून. मून पे कोई भी पानी
अवेलेबल नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं रह पाते बिना स्पेस सूट के। ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये आपको डेट दी रखी है 21 जुलाई, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून। तो फर्स्ट टाइम कोई आदमी चांद पे गया था, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद इन्हें फॉलो किया एडविन अल्ड्रिन ने। इसके बाद इन्हें फॉलो किया, यानी कि इसके बाद कौन गए थे? एडविन। नेक्स्ट, द स्टार आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट एमिट देयर ओन लाइट एंड हीट। अवर सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडी है, एक ऐसी चीज़ है स्पेस में जिसको खुद की लाइट है, खुद लाइट को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि सन हमारा। द स्टार अपेयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ऑल्सो स्टार्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्काई बट आर ओनली विजिबल एट नाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। स्टार हमेशा स्काई में मौजूद रहते हैं, हमेशा आकाश में मौजूद रहते हैं, लेकिन दिखते सिर्फ रात में हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम सनलाइट नहीं होती। स्टार ट्विंकल एज देयर लाइट गेट रिफ्रैक्टेड इन अवर एटमॉस्फेयर। हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है, बार बार उनकी लाइट कम ज़्यादा हो रहा है। ये ट्विंकलिंग इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि जो लाइट है वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है एटमॉस्फेयर में, यानी कि मीडियम चेंज होता रहता है, तो हम तक पहुंचने से पहले कई बार वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है। द पोजिशन ऑफ स्टार्स कीप चेंजिंग एज सीन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस अपार्ट फ्रॉम द पोल स्टार हुज पोजिशन इज फिक्स्ड। बाकी जो तारे हैं उनकी पोजिशन टाइम के साथ बदलती रहती है, डिफरेंट मंथ में बदलती रहती है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन जो पोल स्टार है उसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है वो हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 40 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद एक स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो भी लगभग 40 मिलियन समथिंग दूर है हमारी अर्थ से। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। इतना बड़ा डिस्टेंस है, मिलियन की बात हो रही है, ठीक है, मिलियन किलोमीटर की बात हो रही है, तो इतना बड़ा जब डिस्टेंस होता है तो इसे एक दूसरी यूनिट में मेजर करते हैं, उस यूनिट को कहते हैं लाइट ईयर। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और लाइट ईयर क्या होता है? वो डिस्टेंस जो लाइट ने एक साल में क्रॉस किया है, एक साल में ट्रेवल किया है, जितना डिस्टेंस, वो कहलाता है लाइट ईयर। सो द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट चलती है, यानी कि ये लाइट की स्पीड है। थस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ में बी सेट टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट। इसलिए अगर हम बात करें लाइट ईयर्स के फेज में बात करें तो जो सन है और अर्थ का डिस्टेंस है वो कितना है? 8 लाइट मिनट्स के इक्वल है। इसलिए जो सनलाइट है उसे अर्थ तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 8 मिनट्स एंड फ्यू सेकंड्स लग जाते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। जो अल्फा सेंचुरी है उसका डिस्टेंस कितना है? 4.3 लाइट ईयर्स। पोल स्टार और पोलरीज। पोल स्टार को पोलरीज भी कहा जाता है। इट इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड इट डज नॉट अपेयर टू मूव। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये पोल स्टार की सिचुएशन है, यहाँ पे है पोल स्टार, और ये बिल्कुल अर्थ की एक्सिस पे लोकेटेड है, और इसलिए हमें ये ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट ही नहीं करता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि तारों का वो समूह है जो कोई शेप बनाता है स्काई में। ऐसी शेप जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसे हम कोई पर्टिकुलर पैटर्न में देखते हैं और उसे कोई नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट इज अर्सा मेजर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर और बिग डिपर और सप्तऋषि। पहली इमेज की बात करेंगे वो है अर्सा मेजर, जिसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है, बिग डिपर भी कहा जाता है, सप्तऋषि भी कहा जाता है। इट इज़ जनरली सीन ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द समर। गर्मियों के शुरुआती समय में हमें ये स्काई में देखने को मिलता है। दे वर डिवाइज्ड बाय एंशियंट मैन फॉर नेविगेशन पर्पस। इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो पुराने समय में नाविक होते थे वो नेविगेशन के लिए, कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, इन तारों के समूह की यानी कि कॉन्स्टलेशन की हेल्प लिया करते थे। तो फर्स्टली सी ईयर। अर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहा गया क्योंकि एक
बियर जैसी फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इसे बिग डिपर भी कहा गया है क्योंकि अगर आप गौर से देखो ये इस तरह की एक स्पून जैसी शेप है, जैसे हम चम्मच से कुछ खा रहे हो, इसलिए इसे बिग डिपर भी क्या कहा गया है। और इसे सप्तऋषि भी कहा गया है क्योंकि इसमें 7 स्टार हैं, ये ग्रुप है 7 स्टार्स का, इसलिए इसे सप्तऋषि भी कहा गया है। According to ancient mythology, the 7 sages who form the Saptarishi preserve the eternal knowledge of Vedas and explain it to the people in very new age. जैसा कि हमने देखा, ये जो 7 स्टार्स का ग्रुप है कॉन्स्टलेशन, जिसे बिग बियर भी कहते हैं, ग्रेट बियर, बिग डिपर कहते हैं क्योंकि बड़े चम्मच जैसा लगता है, या फिर इसे सप्तऋषि भी कहते हैं। तो माना जाता है कि 7 स्टार्स हैं यानी कि 7 ऋषि हैं। सप्तऋषि ये प्रिजर्व करते हैं एटर्नल नॉलेज ऑफ वेदास, वेदाओं का जितना ज्ञान है वेदों का ये सब इनके पास है, और जो भी नए लोग होते हैं उन्हें ये उसे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट, वी कैन लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर। अर्सा मेजर की हेल्प से हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये 7 स्टार्स की हेल्प से बना है अर्सा मेजर, और यहाँ से ये स्ट्रेट आप देख सकते हैं ये पोल स्टार की लोकेशन है। तो क्या कर सकते हैं, अर्सा मेजर की हेल्प से हम पोल स्टार को भी लोकेट कर सकते हैं। इसी वजह से जो पुराने के समय में नाविक होते थे वो नेविगेशन पर्पस के लिए अर्सा मेजर को देखते थे और इसकी लोकेशन से पोल स्टार को ट्रेस करते थे, और फिर उन्हें पता पड़ता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट इज अरियन। It is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evening. एक दूसरा कॉन्स्टलेशन है यानी कि तारों का समूह है जिसे हम विंटर में, सर्दियों में रात को देर में देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्स्टलेशन है जो आपको स्काई में देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार, इसमें भी 7 या शायद 8 ब्राइट स्टार्स हैं। अरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर, इसे हंटर भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो 3 मिडिल स्टार हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि हंटर की बेल्ट है, और जो 4 ब्राइट स्टार है वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उन्हें एक क्वाड्रिलेटर की शेप में अरेंज किया गया हो, जैसे कि वो ड्रेस हो हंटर की। तो सी हियर, ये एक हंटर की इमेज दिखाई दे रखी है। तो ये जो 3 स्टार हैं इसके बीच में ये इसकी बेल्ट सी फॉर्म कर रहे हैं, और बाकी के जो 4 स्टार हैं वो एक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं जैसे वो इसकी ड्रेस हो। तो सी हियर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बीच के जो 3 हैं वो इसकी बेल्ट बना रहे हैं और बाकी के एक क्वाड्रिलेटर की शेप बना रहे हैं। ओके, द सीरियस स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द स्काई। स्काई का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस स्टार, और इसे आप लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अरियन कॉन्स्टलेशन। अरियन कॉन्स्टलेशन की हेल्प से, जो कि हमने हंटर की बात करी थी उसकी हेल्प से, ये बेल्ट से जो सीधी लोकेशन जाती है ये किसकी है? सीरियस स्टार की है, जो कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है स्काई का। आप इसकी सिचुएशन उससे लोकेट कर सकते हैं हेल्प से। नेक्स्ट इज कैसियोपिया। इट इज़ अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नदर्न स्काई। नदर्न साइड का जो स्काई है वहाँ पे एक कॉन्स्टलेशन है जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है कैसियोपिया। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। सर्दियों में रात में, शुरुआत में आपको दिखाई देगा, यानी कि जैसे अर्ली नाइट होती है, शाम के बाद बस रात शुरू होती है होना, तब आपको ये दिखाई देगा सर्दियों के टाइम। इट लुक लाइक अ डिजॉर्टेड लेटर W और M। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे कि हमने W बनाया हो स्काई में या फिर हमने M बनाया हो, डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन से इसे देख रहे हैं। नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे सौर मंडल की, यानी कि सोलर सिस्टम की बात करेंगे। इसमें हमारा सन है और बाकी के प्लैनेट्स हैं, और वो सभी चीज़ें हैं जो सन या प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट्स, कॉमेट, एस्ट्रॉयड एंड मीटियोर्स। इसमें हमारे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉयड हैं और मीटियोर्स हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड देम। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से स्काई में सन और बाकी प्लैनेट क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं और स्टे करते हैं। सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं लेकिन वो गिर नहीं रहे हैं, है ना। और ना तो ऐसा हो रहा है कि हर बार राउंड लगा के वो सन के पास आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके
पास क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से अपने प्लेस पर ही वो रोटेट करते रहते हैं और रिवॉल्व करते रहते हैं सन के चारों तरफ। द 8 प्लैनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, अगर हम सूरज से डिस्टेंस देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट है 8 प्लैनेट्स की, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इतना याद रखिए, जो शुरू के 4 हैं वो क्या हैं, आपके इनर प्लैनेट हैं। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से पहले आते हैं। उसके बाद के जो हैं वो आउटर प्लैनेट हैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आउटर प्लैनेट हैं, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद आते हैं। ओके, तो जो शुरू के 4 हैं उन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है, बाद के 4 हैं उन्हें आउटर प्लैनेट कहा जाता है। शुरू के 4 आपको याद ही होंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बाद के याद करने की ट्रिक है जे सन, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune. In 2006, the International Astronomical Union (IAU) removed Pluto as it does not fit in the new definition of planet. 2006 में हमने प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये दूसरे प्लैनेट का जो रोटेशन सर्कल था उसे कट कर रहा था। ऐसा नहीं था कि ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या कर रहा था, एक दूसरे प्लैनेट के चक्कर लगाने लगा था, इसलिए इसे रिमूव कर दिया 2006 में। द प्लैनेट डज नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो इनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती। अ प्लैनेट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस विच इज़ कॉल्ड रोटेशन, ये अपने एक्सिस पे गोल गोल घूमते रहते हैं, जिसे रोटेशन कहा जाता है। दे रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और जो सन होता है, यानी कि यहाँ पे हमने स्टार कहा है ना, ये किसी फिक्स स्टार के चारों तरफ एक फिक्स पाथ पर घूमते हैं और उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। एंड द टाइम टेकन टू गो अराउंड द सन वंस इज नोन एज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो जब ये खुद अपनी ही जगह पे घूमते हैं तो वो तो क्या है, रोटेशन है। जैसे कोई लेडी डांस कर रही हो तो वो तो रोटेशन है, लेकिन ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन। और जितना टाइम इस सर्कल को कंप्लीट करने में लगता है, यहाँ से उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया सन का और वो यहाँ तक पहुँचे, तो जितना टाइम लगा उसे कहेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, और इस सर्कल को जो ये क्रिएट हुआ है, जो इनका पाथ है, इसे कहेंगे ऑर्बिट। वो रास्ता, वो फिक्स्ड पाथ जिस पे चल के ये चक्कर लगाते हैं सन का। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज एज द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। कोई प्लैनेट सन के पास है तो उसे इतना सा चक्कर लगाना है, जो दूर है उसे और बड़ा चक्कर लगाना होगा, और दूर होता जाएगा तो और बड़ा सर्कल होता जाएगा। यानी कि जो पीरियड है, यानी कि जो प्लैनेट जितना दूर होगा उसे ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बड़ा होगा। जो पास में है उन्हें कुछ महीने लगते होंगे सन का चक्कर लगाने में, लेकिन जो बहुत दूर है प्लैनेट उन्हें सालों लग जाते हैं सन का चक्कर लगाने में। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। एनी बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। कोई भी ऐसी बॉडी जो किसी प्लैनेट के चक्कर लगाती है। प्लैनेट किसका चक्कर लगाते हैं, ये अर्थ है, ये तो प्लैनेट है, ये किसका चक्कर लगाती है, स्टार का, जैसे कि हमारा सन। लेकिन जो प्लैनेट का चक्कर लगाए उसे कहते हैं सैटेलाइट। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की, ये हमारी अर्थ का चक्कर लगाती है, यानी कि अर्थ के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट टू, ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट हैं जिन्हें आदमियों ने बनाया है, वो भी अर्थ के चारों तरफ घूमती हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। लेकिन जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो है हमारा मून। नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट टाइम। द वर्क ऑफ आर्यभट्ट और एस्ट्रोनॉमी कैन बी फाउंड इन हिज राइटिंग आर्यभट्टिया। आर्यभट्ट जो थे वो एस्ट्रोनॉमर थे बहुत पुराने समय के, और उन्होंने वर्क जो भी किया था, उन्होंने एक बुक लिखी है आर्यभट्टिया, तो उसमें आपको वो देखने को मिल सकता है। ही रोट अबाउट द डायमीटर ऑफ द अर्थ एज स्टेट बाय आर्यभट्टा इज क्लोज टू इट्स प्रेजेंटली नोन वैल्यू। इन्होंने इस बुक में डायमीटर निकालना बताया है अर्थ का, कि उन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, और उन्होंने इतने बेटर तरीके से कैलकुलेट किया है कि इतने सालों बाद भी अगर हम अब फाइंड आउट करें अर्थ का डायमीटर तो काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू उन्होंने फाइंड आउट करी थी। ही ऑल्सो स्टेट दैट अर्थ इज स्फेयर एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। उन्होंने ये भी बताया था कि अर्थ की जो शेप है वो स्फेयर शेप की है और वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। इट एस्टिमेटेड अबाउट द साइड पीरियड ऑफ अर्थ वॉज 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। और उन्होंने ये भी बताया था, मतलब हम बताते हैं कि एक दिन 24 आवर्स का है, तो उन्होंने ये बताया था कि अर्थ को एक
रोटेशन करने में यानी कि अपने एक्सिस पे घूमने में कितना टाइम लगता है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट लगता है एंड 4 सेकेंड्स लगते हैं, जो कि काफ़ी एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। प्रेजेंटली हमें जितना टाइम पता है उसके ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। He also correctly state that the moon and the planet shine due to the reflected sunlight। इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो मून है और बाकी प्लैनेट है इन पे खुद की लाइट नहीं है, ये जो सनलाइट है, जो सन की लाइट इनके ऊपर पड़ती है, जब रिफ्लेक्ट होती है इसकी वजह से ये हमें विजिबल होते हैं और ये शाइन करते हैं। तो ये भी उनकी कही हुई बात सही थी। ही ऑल्सो गिव अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। उन्होंने ये भी बताया था कि जो सोलर इक्लिप्स हैं, लूनर इक्लिप्स हैं, जो ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी थी। When the shadow of the earth falls on the moon, it causes lunar eclipse। जब अर्थ की शेडो फॉल होती है मून पे तब लूनर इक्लिप्स होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण होता है। एंड व्हेन द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ इट कॉज सोलर इक्लिप्स। और जब मून की शेडो, जब चंद्रमा की शेडो अर्थ पर गिरती है तब आपका सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। इन्होंने ये भी फाइंड आउट किया था कि अर्थ और मून के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना डिस्टेंस है, और जो इन्होंने डिस्टेंस फाइंड आउट किया था आज के टाइम में भी जो हमने कैलकुलेट किया वो उसके काफ़ी एक्यूरेट बैठा। नेक्स्ट इज मरकरी। अब हम प्लैनेट्स को देखेंगे वन बाय वन। मरकरी क्लोजेस्ट टू द सन, सन से सबसे पास जो प्लैनेट है वो है मरकरी। ये सबसे छोटा है प्लैनेट्स में, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी। इट इज़ डिफिकल्ट टू एब्जॉर्व मरकरी बिकॉज इट हाइड्स इन द ग्लेयर ऑफ द सन। इसे देखना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि जो सन है उसकी इतनी रोशनी है कि उसमें ये छुप जाता है। देयरफॉर इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड और व्यूड इन द स्काई जस्ट बिफोर द सनसेट और बिफोर द सनराइज। इसलिए दो ही टाइम ऐसे देखने के लिए, या तो बिल्कुल सनसेट जब बिल्कुल सूरज डूब रहा हो तब देखो, या फिर जब वो निकल रहा हो, सनराइज हो रहा हो, तब उस टाइप आप देख सकते हो। अदरवाइज पूरे दिन में आप इसे नहीं देख सकते हो। इट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इस पर कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट इज वीनस। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इस पर भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है और ये रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। सिर्फ वीनस और यूरेनस ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, इसलिए ये दोनों स्पेशल हैं। नेक्स्ट इज अर्थ। लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ। सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे सभी फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, लैंड प्रेजेंट है, टेम्परेचर है, इसकी वजह से यहाँ पे जिंदगी है। नेक्स्ट इज मार्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये रेडिश कलर का है। इसकी दो नेचुरल सैटेलाइट हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। 2013 में हमने मंगलयान भेजा था और उसी के साथ इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गई वर्ल्ड की जिसने पहले अटेम्प्ट में ऐसा कर पाया। नेक्स्ट इज जुपिटर। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, ये लार्जेस्ट है। द मास ऑफ द जुपिटर इज ऑलमोस्ट 318 टाइम्स ऑफ द अर्थ मास। अर्थ के मास का 318 टाइम्स है जुपिटर, ठीक है। द रोटेशन टाइम ऑफ द जुपिटर इज स्मॉल, अराउंड 9 आवर्स एंड 55 मिनट्स। लेकिन ये बहुत स्पीड से रोटेट करता है अपनी एक्सिस पे, इसलिए ये अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेता है 9 घंटे और 55 मिनट्स में। Jupiter has many moons, out of which 4 large moons can be viewed from the earth with the help of telescope। जुपिटर से कोई बहुत ज़्यादा मून है यानी कि नेचुरल सैटेलाइट हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ऐसी हैं जिन्हें आप अर्थ से देख सकते हैं अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प लें तो। जुपिटर ऑल्सो हैज़ थिन रिंग्स अराउंड इट। इसके चारों तरफ रिंग्स भी बनी हुई हैं पतली पतली सी। नेक्स्ट इज सैटर्न। अपीयर्स येलोइश इन कलर। ये थोड़ा पीला सा दिखता है कलर में। इट हैज़ थिक रिंग्स अराउंड इट। इसके चारों तरफ मोटी मोटी रिंग्स सी बनी हुई हैं और इसे ईजिली देखा सकता है नेक्ड आई से, मतलब सादा आंखों से भी आप इसे देख सकते हो। इसकी 30 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। द डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, मेकिंग इट लीस्ट डेंस प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो डेंसिटी है सैटर्न की वो पानी से भी कम है, इसकी वजह से ये ऐसा प्लैनेट है जो सबसे कम डेंस है पूरे सोलर सिस्टम में। यही एकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है। नेक्स्ट इज यूरेनस। जस्ट लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूरेनस और वीनस ऐसे प्लैनेट हैं ये दोनों के ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, जबकि बाकी सभी प्लैनेट कैसे रोटेट करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। रोटेशन एक्सिस ऑफ यूरेनस इज
हाईली टिल्टेड अपीयर्स एज टू रोल ऑन इट साइड। इसकी जो रोटेशन है वो इतनी टिल्टेड है, ये इतना झुका हुआ है कि ऐसे लगता है बिल्कुल लेटा हुआ है और ये लुढ़क रहा है। नेपच्यून, इट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, हैंस इट टेक्स द मोस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो नेपच्यून है वो सबसे ज़्यादा दूर ग्रह है सूरज से, इस वजह से जो ये रोटेशन करता है उसमें सबसे मैक्सिमम टाइम लगता है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, अब हम देखेंगे सौर मंडल के बाकी चीज़ें, मतलब प्लैनेट्स को छोड़ के, स्टार्स को छोड़ के अब हम बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो मार्स प्लैनेट है और जो जुपिटर है उनके बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट्स है, और ये क्या है, स्मॉल स्मॉल पीसेस है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के। दे रिवॉल्व अराउंड द सन टू इन देयर ऑर्बिट, ये भी क्या करते हैं, इनका एक ऑर्बिट है मार्स और जुपिटर के बीच में, और ये भी रिवॉल्व करते रहते हैं सन के, यानी कि चक्कर लगाते रहती हैं। एस्ट्रॉइड्स टुगेदर फॉर्म अ बेल्ट, दिस बेल्ट इज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इतने सारे एस्ट्रॉइड हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, कि उन्होंने एक बेल्ट की तरह फॉर्मेशन बना ली है, और ये बेल्ट आपको देखने को मिलेगी मार्स और जुपिटर के बीच में। Comets. Comets are celestial objects which revolve around the sun in elliptical orbit with a very large period of revolution. कॉमेट्स ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेप्टिकल ऑर्बिट में। इलेप्टिकल ऑर्बिट की इमेज यहाँ पे आपको शो करी गई है। द कॉमेट अपीयर एज अ ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल, ये ऐसा लगता है कि एक बहुत ही चमकीला सर है और एक लंबी सी पूंछ है। हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, इसका डायरेक्शन हमेशा, जो पूंछ का डायरेक्शन होता है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। द टेल लेंथ इज ऑलवेज ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेज द सन, जो टेल की लेंथ है जब वो दिखाई जाती है कि सन की तरफ जा रही है तो ऐसा लगता है इसकी टेल की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कॉमेट्स अपीयर पीरियोडिकली, ये बहुत सालों बाद दिखाई देते हैं, लगभग 76 साल में एक बार दिखाई देती हैं। तो हैली कॉमेट था जो 76 साल पहले हमें देखने को मिला था 1986 में, एक जनरेशन में एक ही बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज मीटियोर्स। मीटियोर्स आर नोन एज शूटिंग स्टार, इन्हें शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे अपीयर करते हैं कि एक ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जैसे बहुत तेज रोशनी आसमान से गिर रही हो। व्हेन मीटियोर एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ वेरी हाई स्पीड, के बहुत तेज स्पीड में एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, इतनी तेज स्पीड होती है कि फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं ये हीटअप हो जाते हैं और ये ग्लो करने लगते हैं, ये जलने लगते हैं, और ये हीट होती है, ये आपको इतनी दूर से दिखाई देती है कि आपको ऐसा लगता है कि तारा टूट के नीचे गिर रहा है, और इतना हीटअप होके बहुत जल्दी ये क्या करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और ये गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज मीटियोर शावर्स। व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कॉमेट, स्वार्म ऑफ मीटियोर्स आर सीन, दीज आर नोन एज मीटियोर शावर। जब अर्थ क्रॉस करती है, मतलब कोई कॉमेट जा रहा होगा, उसकी टेल के पास से जब अर्थ गुजरती है तो ऐसा लगता है बहुत सारे मीटियोर्स गिर रहे हैं, तो ऐसा लगता है बहुत सारे टूटते तारों की बारिश हो रही है, उसी को कहते हैं मीटियोर शावर्स। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होती हैं जो आदमी खुद से बनाता है। नेचुरल सैटेलाइट तो वो हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिली, जैसे कि मून हमारी अर्थ के चक्कर लगाता है, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो हैं जो इंसान खुद बनाता है और इन्हें लॉन्च करता है अर्थ से। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, पहली इंडियन सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया गया था वो थी आर्यभट्ट। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, IRS, कल्पना, फर्स्ट, एजुसेट। कुछ और इंडियन सैटेलाइट हैं, उनके नेम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है फोरकास्टिंग में वेदर, कि अब मौसम क्या रहेगा, ऐसा तो नहीं कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, अगर ऐसा कुछ है तो सैटेलाइट की हेल्प से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेल्प से हमें एडवांस में पता पड़ जाता है। ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हेल्प करती हैं और यूज़ होती हैं टेलीविज़न के लिए, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं उनके लिए, और जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनके लिए। इनका यूज़ किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन में और रिमोट सेंसिंग में, यानी कि कलेक्ट करने में इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूर से किसी बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं अर्थ से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है? एस्ट्रॉयड, सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन, कॉमेट।
तो कॉन्स्टलेशन इसका हिस्सा नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का, जबकि हमने एस्ट्रॉयड बेल्ट देखी थी, मार्स और जुपिटर के बीच में थी, सैटेलाइट देखी थी, वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाती है, और कॉमेट्स भी देखे थे, ये सन की तरफ मूव करते हैं और इनका बड़ा सा हेड होता है जो ग्लो करता है और एक टेल होती है। नेक्स्ट इज phases of the moon occurs because we can see only that part of the moon which reflect light towards us। जो phases होते हैं, मून की शेप बार बार बदलती हुई हमें दिखती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उतना ही पार्ट मून का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जिसे हम देख पाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द प्लैनेट विच इज़ फर्दरेस्ट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? हमारी ट्रिक थी जेसन यानी कि नेपच्यून। द प्लैनेट विच अपीयर रेडिश इज मार्स, लाल रंग का मार्स है। द ग्रुप ऑफ स्टार दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। द सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, एक आकाशीय पिंड जो किसी प्लैनेट का चक्कर लगाता है, उसे कहते हैं सैटेलाइट। शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट स्टार्स, शूटिंग स्टार हम कहते हैं लेकिन वो कोई स्टार नहीं है, वो क्या है? हमारे मीटियोर्स हैं। द एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो हमें देखने को मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में। दैट वॉज ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग।